ओके तो बताओ क्या पढ़े थे लास्ट में? Types of atomic radius. यस Types of atomic radius. ओके एटॉमिक रेडियस। तो हम लोग वीएमसी पढ़े थे, विद्या मंदिर क्लासेस, ये है ना? लास्ट वही पढ़े थे ना, विद्या मंदिर क्लासेस, वैंडरवॉल्स, Yes, sir. मेटलिक पढ़े Yes, थे। sir. ओके ओके चलो अभी देखते हैं, एक इम्पोर्टेंट थिंग देखते हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, नीट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जेई मेन के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जेई एडवांस के सिलेबस में है। देख लो, जो लोग जेई एडवांस के लिए इंटरेस्टेड हो वो लोग देख लें। जैसे मैंने यहाँ पे बोला Cl2 है ना, तो ये जो पार्ट है ये दोनों एटम सेम साइज के होंगे, ये भी Cl ये भी Cl, कैसे रहता है? Cl Cl करके रहता है। जब दोनों एटम सेम रहेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? डी बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और डी बोलेंगे। लेकिन अगर मॉलिक्यूल ऐसे हुआ, कैसे? HCl, तो इस केस में क्या होगा बताओ? एक छोटा आइटम होगा और एक बड़ा आइटम होगा, है ना? छोटा आइटम होगा, एक बड़ा आइटम होगा। इसमें क्या होगा? अगर मैं डी का आधा कर लूं, मतलब d/2 कर लूं, तो Cl का कोवैलेंट रेडियस आ जाएगा। Cl का कोवैलेंट, या तो मैं अगर ऐसे लिखूं, r ऑफ रेडियस ऑफ क्लोरीन, दैट इज कोवैलेंट रेडियस आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है, क्योंकि वो दोनों सेम है, ये भी क्लोरीन ये भी क्लोरीन, तो हम डिस्टेंस ले लिए डी और d/2 करने से आ गए। लेकिन यहाँ पे अगर ये हाइड्रोजन हुआ, ये क्लोरीन हुआ, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है यहाँ पे ये होगा, है ना? इंटरनेट डिस्टेंस होगा, ये होगा। तो यहाँ पे दोनों अलग है, इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है, दोनों अलग है। यहाँ पे दोनों सेम था और यहाँ पे दोनों अलग हो गए, एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया। तो इसको जो मेजर करेंगे, इसको मेजर करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मतलब यहाँ से डी मेजर करने के लिए, यहाँ से यहाँ तक डी मेजर करने के लिए एक इक्वेशन आएगा जिसका मतलब है डी इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, है ना, तो DAB इक्वल्स टू R ऑफ A, रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B माइनस 0.09 इंटू डेल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेल EN, इसका हम मॉड्यूलस लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, है ना? बताऊंगा मैं क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बताया जाएगा, अभी आया नहीं, ठीक है? एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज स्टीवेंसन रिएक्शन, स्टीवेंसन इक्वेशन बोल सकते हैं, स्टीवेंसन इक्वेशन। प्योरली जेई एडवांस के लिए है, जिन लोगों को जेई एडवांस नहीं देना है उनके लिए कोई टेंशन नहीं है, एक्स्ट्रा बताया जा रहा है। तो क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, हम पढ़ेंगे, हम पीरियडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। देख लो, जैसे ये HCl है, मैं डिटेल्स में आऊंगा, कौन मुझे बताएगा ये बॉन्ड पेयर कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा या यहाँ रहेगा या यहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा? कौन बोलेगा? मतलब डॉट क्रॉस वाला तुम लोग स्कूल में पढ़े होंगे। हाइड्रोजन ने अपना डॉट दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्रॉस दिया, तो डॉट क्रॉस मिलकर ही बॉन्ड बना। तो मेरा क्वेश्चन ही, ये जो पार्ट है डॉट क्रॉस, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ पे है? मिडल में है, यहाँ है, यहाँ? कौन सा करेक्ट होगा? एनी वन ऑफ यू? सेकंड वाला करेक्ट होगा। क्यों बेटा ऐसा क्यों हुआ? सर शायद क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो खींचेगा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ। तो ये जो खींचने का पावर है, अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे उसको, चिंता मत करो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चिंता बिल्कुल मत करो, ये वाला पार्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना? तो ये करेक्ट होगा। मतलब ये जो बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर, इसको शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, बॉन्ड पेयर भी बोलते हैं। शेयर्ड क्यों? क्योंकि दोनों शेयर कर रहे हैं। बॉन्ड क्यों? क्योंकि बॉन्ड के अंदर का पेयर तो है कि 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो है क्लोरीन भी इसको खींच रहा होगा, ये भी खींच रहा होगा, ये भी खींच रहा होगा। जिसका ताकत ज्यादा होगा, जो ज्यादा खींच सकता है उसी की तरफ रहेगा, ये इसी की तरफ रहेगा, है ना? तो क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका 2.1 और इसका 3.0, पढ़ेंगे आगे, चिंता मत करो, अभी बस इसको समझाने के लिए दे दिया मैं। डेल EN मतलब डिफरेंस, मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए का और बी का इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस। आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर, अभी बस इक्वेशन लिख लो। जब हम इसका
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटेल्स में पढ़ेंगे तब ये समझ में आएगा। और ये समझ लो, एक बॉन्ड बनने के बाद दोनों एटम वो बॉन्ड पेयर को, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचते हैं, वो खींचने को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, है ना। वो खींचने को, ये इसका भी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन जिसका ज्यादा होगा, है ना, जैसे ये मार्कर को लेके तुम में से, मतलब जैसे राहुल ने पकड़ा और मैं पकड़ा, दोनों खींच रहे, तो दोनों तो खींचेंगे, दोनों अपना ताकत लगाएंगे, तो अपना क्या होगा, मेरे पास मेरा ताकत ज्यादा है। तो सेम चीज यहाँ पे है, जब कभी भी कोई बॉन्ड बन जाता है तो पहले ये मिडिल में रहता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम it will be shifted towards anyone which has more strength, more power of attraction. This power of attraction is known as electronegativity. Okay, दोनों एटम का इंडिविजुअल पावर ऑफ अट्रैक्शन होगा, दोनों खींचेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लोरीन खींचेगा, दोनों खींचेगा। जैसे मार्कर है, मार्कर को लेकर राहुल ने भी खींचा, मैंने भी खींचा, तो यहाँ पे दोनों खींचेंगे, दोनों अपना ताकत लगाएंगे, लेकिन वो उसके पास मार्कर क्लियर क्लोज रहेगा, नजदीक रहेगा, जिसका पावर और स्ट्रेंथ ज्यादा है। बस यही, इसी को ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जैसे डी क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, आर ऑफ ए क्या है, रेडियस ऑफ दिस ए, और आर बी क्या है, रेडियस ऑफ बी, और यहाँ पे 0.09 इंटू डेल ई। अच्छा, ये जो पार्ट है इसको हम मेजर करना होगा एंगस्ट्रॉम में, बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी पार्ट है, इसको मेजर करोगे एंगस्ट्रॉम में। ओके, तो यहाँ पे 0.09 डेल ई एन, मतलब दोनों का जैसे रेडियस होता है ना, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। तो ये डेल ई एन का मतलब, अगर इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं, इस क्वेश्चन में अगर मैं डेल ई एन बोलूं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 माइनस 2.1 दैट इज 0.9। मतलब ये अगर क्वेश्चन आया, इसमें अगर पूछा, इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक अगर लेंथ पूछा, तो रेडियस दिया होगा, इसका रेडियस दिया होगा, और इन दोनों का इलेक्ट्रोनेट दिया होगा, क्योंकि हम पुट करेंगे। अगर पूछा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ एचसीएल क्या है, ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ एचसीएल, तो उसमें रेडियस ऑफ ए दिया होगा, एच प्लस दिया होगा, रेडियस ऑफ सीएल माइनस दिया होगा, और ये दोनों का इलेक्ट्रोनेट में पता होना चाहिए। मैं बताऊंगा कैसे इससे याद रखा जाए। तो वैल्यू पुट करोगे, और डेल ई एन क्या है, ये 0.09, क्योंकि यहाँ पे कभी माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आई हैव टेकन द मॉड्यूल और मैग्नीट्यूड। ओके, तो अगर तुम इससे माइनस करोगे तो भी 0.9 होगा, तो मॉड्यूलस होने 0.9 है, तो ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, ताकि इससे कुछ चीज सब्ट्रैक्ट होने वाला है। ओके, तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ दिस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, अगर मैं इसको स्टीवेंसन रिएक्शन बोलूं, ये क्या हो गया, कैलकुलेशन ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एंट्रेंस में, जी एडवांस में पढ़े होंगे, याद होगा, करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। अगर याद है बहुत इजी है, नहीं याद है तो फिर बहुत डिफिकल्ट है, बिना इस इक्वेशन का तो कर ही नहीं सकते। ओके, लेकिन ये नीट में नहीं है, जेईई मेन में नहीं है, स्कूल लेवल एग्जाम में नहीं है, इसमें टेंशन नहीं लेना। देखो समझ में आया कि नहीं, देख लो जल्दी, आया क्या सबको समझ में? रेस्पॉन्ड करो बेटा। निखिल, यस सर। आया समझ में? तो तू तो नीट लिखा है ना, चल फिर भी समझ में आया क्या नहीं? निखिल, यस सर। है ना? सत्यम रेस्पॉन्ड, सत्यम समझ में आया? जे प्योरली जेईई एडवांस कंसेप्ट, सत्यम रेस्पॉन्ड। गायत्री, यस सर। ओके, समझ में आया बेटा? यस सर। ओके, तो सर ये आर ऑफ ए क्या, रेडियस ऑफ ए या रेडियस ऑफ बी अलग अलग ग्रुप लेना है सर? एक मिनट, हाँ बोल। रेडियस ऑफ ए और रेडियस ऑफ बी दोनों का अलग अलग लेना है? हाँ, वो अलग अलग लेना है, अलग अलग आएगा ना बेटा। इसका दोनों का रेडियस सेम है, क्योंकि दोनों देखो क्लोरीन ये हाइड्रोजन और ये सीएल, दो ए बी, देख छोटा एक बड़ा, तो अलग तो होगा ही ना बेटा। तो अलग अलग क्वेश्चन में दिया होगा, देख 3 वेरिएबल है, क्योंकि डेल ई एन पार्ट नहीं देता है, ये तुम्हें पता है, याद रखना होगा। इसको मुझे याद है, इसका वैल्यू 2.1, इसका 3.0, लेकिन ये मुझे याद नहीं कि क्वेश्चन में गिवन होता है। तो दिस 3 आर द वेरिएबल। एक तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसका न्यूक्लियस जो डी है, उसके बाद इसका रेडियस वो दिया होगा क्वेश्चन। वो क्वेश्चन में या तो ये दोनों दिया, ये पूछा है, या तो ये दिया, ये पूछा, कैसे भी कर सकता है। तो क्वेश्चन में दिया होगा, दोनों का यहाँ पे रेडियस अलग है, यहाँ पे क्या बात सेम हुआ, इसीलिए तो स्टीवेंसन इक्वेशन आया। अच्छा, मैं अगर बताऊं स्टीवेंसन इक्वेशन, तो ये फिर तुम्हारा किसके लिए होगा बेटा? देखो, हेटेरोसाइक्लिक, सॉरी हेटेरो या तो
और हेटेरो एटम्स जहां पे होंगे, हेटेरो एटम। जैसे अगर मैं O2 बोला है ना, O2 N2 H2 ये सारे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे क्या हो गया, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब दिस इज एप्लीकेबल फॉर हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो एटॉमिक मतलब जहां पे अलग अलग एटम होंगे तब जाके ही काम करेगा, इसके लिए काम नहीं करेगा। ये जो है वो HCl जैसे है, HCl है तुम्हारे, और अगर मैं NO बोला, N और वो दोनों अलग है ना, CO बोला, कार्बन मोनोऑक्साइड बोला, इन सब के लिए काम करेगा। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट। सो नेक्स्ट हम आएंगे पीरियडिक प्रॉपर्टीज में जो 4 पार्ट है बेटा। पीरियडिक प्रॉपर्टीज में मेजरली 4 पार्ट है। पहला पार्ट है वो साइज का, जिसमें एटॉमिक साइज, आयनिक साइज है ना, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक वॉल्यूम, ये सारे चीज आ गया। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। कभी कभी इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोला जाता है। हम देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, सारी चीज देखा जाएगा। तो 4 चीज पीरियडिक प्रॉपर्टीज में 4 चीज आता है। एक साइज के बारे में आता है, एक आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में आता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में आता है, और एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आता है। चलो मैं 4 लिख देता हूं, तो 1 बाय 1 विल डिस्कस, लेकिन पहले वाला हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पीरियडिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहला आता है साइज, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट आया आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बताऊंगा मैं ये एंथैल्पी क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, सारे बताया जाएगा। सो इसके बाद आता है बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इसके बाद आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर बोर्ड में दिख रहा है। ओके, सब ब्लर आ रहा यस, डन। डन बेटा, आया? यस सर। है। Yes, sir. ओके, सो दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज, पीरियडिक प्रॉपर्टीज। पहला हुआ साइज, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट 2 क्लास से डिस्कस कर ही रहे थे हम। वो जेड इफेक्टिव जिसका ज्यादा होगा, साइज छोटा होगा, वो सारे अलग में पीरियड क्या होगा, ग्रुप में क्या होगा, क्या वेरिएशन है, सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं साइज। उसके बाद आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल, जो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड द लास्ट वन विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये प्रॉपर्टीज खत्म होगा, फिर हम एसिडिक प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी, मतलब कुछ मॉलिक्यूल जो एसिडिक कैसे निकालेंगे, बेसिक कैसे निकालेंगे, सब देखेंगे, फिर उसका चैप्टर खत्म होगा। ओके, तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। तो कौन मुझे बताएगा आयनाइजेशन होता क्या है और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? स्कूल लेवल में पढ़े होंगे, बताओ जल्दी। व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी आल्सो यू कैन से, जल्दी, हाउ विल यू डिफाइन? Sir, the energy required to remove the valence electron from a metal, I guess. Not exactly. Any other answer? Any other answer? The energy required to move an electron from a neutral isolated gaseous atom. Okay. Any other approach? Any other trial? Any other student? जल्दी, नहीं पता, ठीक है। आयनाइजेशन का मतलब होता है, आयनाइजेशन का मतलब होता है बेटा, जैसे तुम अपने पेरेंट्स का मतलब बेटा या बेटी हो, तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा है उनको, वो तुम्हें घर से निकाल दी, परमानेंटली निकाल दी, तुम वापस नहीं आ सकते घर। दैट इज आयनाइजेशन, दैट इज आयनाइजेशन। क्लियर हुआ? तो आयनाइजेशन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का अगर आयनाइजेशन हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन कभी वापस नहीं आ सकता है, मतलब ऐसे इस जगह पे उस जगह पे भेज देना जहां से वो इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आ सकता है, जहां से वो इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे हमें 2 चीज मिलता है बेटा, देख लो, 2 चीज हमारे सामने आता है। एक हम बोलते हैं एक्साइटेशन, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक होता है आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों चीज आता है, अल्टीमेटली दोनों लोअर से हायर ऑर्बिट जाते हैं, अल्टीमेटली दोनों लोअर से हायर ऑर्बिट जाते हैं। एक्साइटेशन में भी लोअर से हायर, आयनाइजेशन लोअर से हायर। तो कभी बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है, सर ये एक्साइटेशन भी ऊपर जा रहा है, आयनाइजेशन भी ऊपर जा रहा है, क्या ये दोनों सेम है? मैं एक एग्जांपल बताता हूँ बेटा, तुम्हें पूरा अच्छे से समझ में आएगा। यस,
ओके, रेस्पॉन्ड करो। यस Yes, sir. Yes, sir. तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। निखिल ऐसे रोड पे चल के जा रहा था, उसको 1 लाख रुपया मिला, 1 लाख रुपया, है ना, 1 लाख रुपए वो मिला। वो एक ब्रीफकेस गिरा था नीचे रोड पे, वो उठाया, देखा तो 1 लाख रुपया है, बहुत खुश हो गया, है ना। तो वो जैसे घर ही आ रहा था, बाहर से बगल वाले घर से आ रहा था अपने घर, क्योंकि 4:30 क्लास है, केमिस्ट्री सर का क्लास है, तो क्लास करेंगे। लेकिन रास्ते में आते आते उसको 1 लाख मिल गया। वो बेचारा अभी खुश हो गया ना। अरे पेरेंट्स 500 रुपया देते हैं महीने में, लॉकडाउन के टाइम में 500 रुपया ही देते हैं, क्या 200 रुपया देते हैं यार, इतना 1 लाख रुपया मिल गया। तो वो अभी क्लास नहीं करेगा, उसके मन में लड्डू फूटा। वो देखे हो ना, 1 लाख का डबल गोलियां, पहला लड्डू फूटा वो वाला, उसके मन में लड्डू फूटा। वो अभी क्लास नहीं करेगा, वो घूमेगा या तो ऑनलाइन बैठेगा, शॉपिंग करेगा, मोबाइल खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं, शॉपिंग करते हैं, ड्रेस लाते हैं इधर उधर, वो सब, है ना। तो कहीं ना कहीं पे 1 दिन क्लास नहीं करेगा, 2 दिन क्लास नहीं करेगा, 5 दिन क्लास नहीं करेगा, तब तक जब तक वो 1 लाख खर्चा ना हो जाए, तब तक जब वो 1 लाख खर्चा ना हो जाए। वो किया, लेकिन जब 1 लाख खर्चा होते होते 1 रुपया हो गया, खर्चा करते करते 1 रुपया हो गया, सिंगल 1 रुपी, फिर अपने लेवल पे आ गया वो। फिर अभी पेरेंट्स को मांगना पड़ेगा पैसा। अभी वो क्या करेगा, अपने ग्राउंड स्टेट में आ गया। मतलब जो अभी रेगुलर आके क्लास करना, पढ़ना, पेरेंट्स का सुनना, वो ग्राउंड स्टेट है। When he has got 1 लाख रुपीज, उसका जो मन है, उसका जो माइंड है, इट हैज बीन एक्साइटेड, ऊपर चला गया, थोड़ा हायर लेवल चला गया। लेकिन कहीं ना कहीं पे वो वापस आया जब वो 1 लाख खर्चा हो गया। दिस इज द एक्साइटेशन वन। दिस सिचुएशन इज नोन एज द एक्साइटेशन। कमिंग टू द सेकंड सिचुएशन, तो निखिल को ये लगा यार, वो रोड साइड में पैसा मिला था, कल भी तो नहीं मिल जाए, तो वो क्या करेगा, फिर से और 5 दिन के बाद, जब उसके बाद पैसा खर्चा हो चुका है, तो फिर वो वहां पे घूमने चला गया। देखा और एक ब्रीफकेस फिर से गिरा है, तो ब्रीफकेस निकाला और काउंट किया तो 10 करोड़ है, 10 करोड़ ऑफ रुपीज। उसको देखो, पॉकेट मनी 500 रुपया, 1 लाख, 500 रुपया 1 लाख, खुश हो गया बेचारा, लड्डू फूटा, शॉपिंग किया, क्लास नहीं किया, 5 दिन में पैसा खत्म, फिर वापस आ गया ग्राउंड सेट में। सेकेंड सिचुएशन, पॉकेट मनी वही 500 रुपया, मिला कितना, 10 करोड़ मिला, 10 करोड़। 10 करोड़ मतलब क्या है, 1 मिलियन है। 1 मिलियन, कैसे मिलियनर बन गया वो, कैसे पैसा खर्चा करेगा वो, इतना पैसा, इतना खुश हुआ, फिर वो चल बसा मतलब परपेंडिकुलर ऑफ, शरीर को आत्मा छोड़ के ऊपर चला गया। दिस इज नोन एज आयनाइजेशन। है ना। पहले सिचुएशन में भी वो क्लास नहीं कर पाया 5 दिन के लिए, लेकिन लिमिटेड पीरियड, वापस आएगा तो क्लास करेगा, ग्राउंड सेट आएगा। सेकेंड सिचुएशन में इतना खुश हो गया कि वो पूरा शरीर से आत्मा चला गया बाहर, वो चला गया ऊपर। उस चीज को बोलते हैं आयनाइजेशन। मतलब आयनाइजेशन वो चीज है जहां से कभी कोई वापस नहीं आता है, लेकिन एक्साइटेशन वो चीज है जहां पे वो जाना है तो वापस आना है ना। जैसे एक्साइटेशन इज फॉलोड बाय डी एक्साइटेशन। व्हाट इज डीई और डी एक्साइटेशन? दैट इज अगेन रिवर्टेड बैक, जहां तक गया 5th ऑर्बिट में गया, 5th से फिर 1st ऑर्बिट को आएगा, दैट इज द एक्साइटेशन। मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस, गया आया। लेकिन आयनाइजेशन मतलब गया तो नहीं आया। निखिल 5 दिन नहीं पढ़ा, अगर 1 लाख मिला तो दैट इज द एक्साइटेशन। जब उसको 10 करोड़ मिल गया, इतना खुश हो गया वो ऊपर, और वापस नहीं आएगा, दैट इज द आयनाइजेशन। क्या सबको क्लियर हुआ? क्या सबको क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. You can say this excitation is a reversible process, means यहाँ पे हम ऐसा का ऑर्बिट बनाए, न्यूक्लियस बनाए, 1st ऑर्बिट, 2nd ऑर्बिट, 3rd ऑर्बिट, 4th ऑर्बिट, 5th ऑर्बिट, like this. Let us take an example of this electron which is present over here in the ground state. By observing some energy, it will be excited to this one, this is the 5th orbit, and again after some time definitely it will be coming back to its ground position, and this part is known as your excitation. And this returning back is known as de-excitation. Means you can say it as this is a reversible process. Reversible, गया आया। अगर आयनाइजेशन का बात हम करें बेटा, तो यहाँ पे अगर मैं एक न्यूक्लियस लिखा और ये 1st ऑर्बिट, 2nd, 3rd, 4th, ऐसे 5th, 6th कुछ भी, तो ये फाइनली यहाँ पे इंफिनिटी है ना। इलेक्ट्रॉन बेटा था यहाँ पे,
फिर ये चला गया यहाँ पे और वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है उसका वो अट्रैक्शन के रेंज, न्यूक्लियर फोर्स के रेंज में है, न्यूक्लियर फोर्स के रेंज में है। ये वहां तक जा चुका है जहां पे वो वापस नहीं आ सकता है। जैसे तुम एक टेनिस बॉल लिए ऊपर फेंक दिया, आसमान में फेंक, तो जैसे 100 फीट 50 फीट जो भी भेज दिए, फिर वापस आएगा। कौन इसको खींच रहा है? तुम अपना एनर्जी लगा के ऊपर भेज दिए, लेकिन वापस आएगा। कैसे आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींच रहा है। लेकिन तुम अगर इतना जोर से इसको फेंक दिए, तो अगर तुम मूवी देखे होंगे, कोई मिल गया मूवी देखे होंगे, ऋतिक रोशन ने वो फुटबॉल को पैर से इतना जोर से लात मारा, वो चला गया, चला ही जा रहा है, वापस नहीं आ रहा है। दैट इज द आयनाइजेशन, दैट इज द आयनाइजेशन। सबको क्लियर हो रहा है? सबको क्लियर हो रहा है चीज बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कैसे? अगर तुम महाभारत देखे होंगे, तब उस केस में तुम क्या देखे हो? भीम ने गुस्से से, मतलब दुशासन का हाथ यहाँ से उखाड़ के बाहर फेंका, मतलब ही had ionized the hand of दुशासन। क्या सबको क्लियर हो रहा है? क्या है सबको क्लियर हो रहा है? मैं बार बार कौन टाइप का एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें, ताकि तुम्हें ये टर्म पूरा समझ में आ जाए। बाकी डेफिनेशन तो चिंता मत करो, यहीं पे आज याद रख के जाओ। ओके, तो आयनाइजेशन का मतलब जो वापस चले जाना। जैसे तुम लोग सोचो, कोई एक बीमार है जिसका दोनों किडनी खराब हो चुका है, और तुम जो है अपने एक किडनी उसको दे दिए, है ना, दे दिए उसको, दोनों उसका किडनी खराब हो चुका है, तुम उसको एक किडनी दे दिए। देने के बाद जिंदा हो जाएगा, क्या जिंदा रहेगा? उसके बाद कुछ दिन के बाद, 1 साल के बाद बोलोगे, चल भाई मेरा किडनी वापस दे मेरा किडनी दे दे। क्या वापस देगा? नहीं सर। No, sir. उसका तो दोनों किडनी खराब था ना बेटा, वो तुम्हारे किडनी के सहारे जी रहा है, तो कैसे दे देगा? मतलब वो बोलेगा बेटा तू अपना किडनी को आयनाइज कर चुका है, और आयनाइजेशन चीज कभी वापस नहीं आता है। क्या सबको क्लियर हो रहा है? क्या ये Yes, सबको sir. क्लियर हो रहा है? Yes, sir. पूरा क्लियर आयनाइजेशन क्या है? यस। Yes, sir. Yes, sir. तो इलेक्ट्रॉन को चाहे में और दोनों में सिमिलरिटी क्या है? ये है पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ये रिवर्सिबल प्रोसेस, आई कैन राइट हियर as this excitation is a reversible process. It's a reversible process, but it is an irreversible process. Okay. Okay. So अगर मैं यहाँ पे, ये तो डिफरेंस हो गया दोनों का, अगर मैं दोनों का पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी बोलूं, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, और ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय एंडोथर्मिक प्रोसेस? एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब होता है जिसमें हीट मतलब इनसाइड, एंडो मतलब इनसाइड, हमें हीट देना होगा, मतलब हीट देना होगा टू द सिस्टम। यहाँ पे हीट देंगे, एक्सोथर्मिक होता तो रिलीज होता। सो इट्स अ टाइप ऑफ एंडोथर्मिक। बोथ एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन आर द एंडोथर्मिक प्रोसेस। मींस जब हम डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, जब हम डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन में ये चीज होना जरूरी है, चाहे हम एक्साइटेशन का लिखें आयनाइजेशन का। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अगर देना पड़ेगा ना तो रिक्वायर्ड होगा, अगर रिलीज होगा तो रिलीज लिखेंगे। अगर जहां पे एक्सोथर्मिक होगा तो हम लिखेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये तो देना पड़ेगा, ओबियस है। भीम ने महाभारत में जब दुशासन का हाथ को उखाड़ फेंका, तो वो अपना वहां पे उखाड़ने के लिए कुछ तो अपना एनर्जी खर्चा किया होगा कि नहीं किया होगा? तो ओबियसली अगर किसी चीज को तुम उखाड़ के बाहर फेंक दे रहे हो, तो ओबियसली यू हैव टू अप्लाई द एनर्जी। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन अपना वैलेंस सेल में घूम रहा था, आउटर मोस्ट सेल में घूम रहा था, उसको निकाल के फेंक दे रहा है। कहां पे? वहां पे फेंक रहा है जहां से वापस आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो डायलॉग सुने होंगे, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, उस टाइप का। वो ऐसा जगह पे जा रहा है जहां पे वापस नहीं आ सकता है, मतलब है ना, मुश्किल तो है ही, नामुमकिन भी, वापस नहीं आ सकता। तो उस चीज को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो अभी मैं इस चीज का तुम्हें आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन बोलूंगा। देख लो, ध्यान से देखो इसको। अगर मैंने बोला आयोनाइजेशन एनर्जी, और एंथैल्पी बोल सकता हूँ, कोई इशू नहीं बेटा, दोनों एक ही बात है, थोड़ा डिफरेंस है, बोलूंगा मैं क्या डिफरेंस है। सो आयनाइजेशन एनर्जी इज अब्रिविएटेड एज I.E। तो आयनाइजेशन एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है? तो आयनाइजेशन में अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये सारे ऑर्बिट्स नहीं है, मैंने अगर इसको ऐसे लिखा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे, ये फर्स्ट ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन है ना, और इसको मैं इंफिनिटी में बैठा हूँ, इंफिनिटी। तो ओबियसली अगर मैं सेम चीज को मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है,
है ना। तो यहां से लेके इंफिनिटी तक जाना, इलेक्ट्रॉन को जंप करना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको यहाँ पे एनर्जी देना होगा बेटा, एनर्जी देंगे, रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड, है ना, क्योंकि ये कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है ना। अगर यहाँ पे इसको यहाँ से यहाँ तक लेने के लिए, यहाँ से यहाँ तक लेने के लिए अगर इसका हम बात करें, तो फिर लेट इसका 100 किलो जूल एनर्जी खर्चा होता है। लेट मैं आज इन कर रहा हूँ, लेट यहाँ से यहाँ तक उसको भेजने के लिए 100 किलो जूल एनर्जी दे रहे हैं। तो अगर हम 100 देंगे तो भी वो चला जाएगा इंफिनिटी को और आयनाइज हो जाएगा। अगर हम 200 देंगे तो भी चला जाएगा, 150 देंगे तो भी चला जाएगा, 500 देंगे तो भी चला जाएगा। तो लेकिन उस सारे चीज को 200, 500, 1000 इस सब को हम आयनाइजेशन एनर्जी नहीं बोल सकते हैं। हम किसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे बेटा, यहाँ पे हम इसी को ही आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। तो इसीलिए अगर इसका डेफिनेशन लिखा जाए, देखो 2-3 पॉइंट को हम एसिमुलेट करेंगे, असेंबल करेंगे। तो देखे हो ना तुम लोग कंप्यूटर में असेंबल किया जाता है, वैसे 2-4 वर्ड को तुम पकड़ लो, उसको असेंबल कर लो, उसके बाद तुम्हें जो है यहाँ पे डेफिनेटली डेफिनेशन मिल जाएगा। क्या बोला हमें, पहले तो ये एंडोथर्मिक है, तो इसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड देना पड़ेगा। और मैंने बोला 100 देने से भी एक्साइट होगा, अगर आयनाइज होगा, 200 देने से, 500 देने से भी होगा। तो अगर मैं 100 पे 100 ही आयनाइजेशन एनर्जी है तो मैं बोलूंगा मिनिमम एनर्जी। ओके, तो और 2-3 वर्ड है जो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। जब किसी एटम जो है अकेला है, जब कोई एटम अकेला है तब जाके उससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, है ना। जैसे मैंने बोला तुम लोग किसी का हाथ को मुझे यहाँ से काट के फेंक देना है, अगर वो अकेला है तो मुझे इजी होगा उसको फेंकने और काट के फेंकने में। लेकिन अगर तुम लोग 50 दोस्त एक साथ बैठे हो, अगर मैं काटने जाऊंगा तो तुम लोग भी तो रोकोगे ना मुझे, नहीं यार उसको सर आप क्यों काटेंगे उसका हाथ, है ना। तो सिमिलरली ये जो है, ये जो एटम है वो अकेला होना जरूरी है। तो अकेला का इंग्लिश जो है वो आइसोलेटेड है। क्या है इंग्लिश इसका, आइसोलेटेड, है ना। और वो गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। गैसियस फॉर्म में मतलब क्या है, जैसे 2 चीज मैंने बोला, तुम लोग अगर 50 दोस्त एक जगह पे बैठे हो, मतलब गैप कम है, पूरा गैदर होके एक दूसरे के बगल में बेंच में बैठे हो क्लासरूम के अंदर, मतलब यू आर इन द सॉलिड स्टेट, यू आर इन द सॉलिड स्टेट, 50 लोग हो और कम एरिया में लेस गैप करके बैठे हो, तो उस टाइम में मैं जब जाऊंगा काटने हाथ तो नहीं हो पाएगा बेटा, आयनाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो तुम्हें अकेला रहना है। और क्या चीज है, तुम 50 दोस्त भी हो तो भी क्या है, एक दोस्त से दूसरे दोस्त का जो डिस्टेंस है वो 1/2 किलोमीटर होगा, वो अलग अलग डिस्टेंस से होंगे, तब जाके कोई नजदीक नहीं आ सकता। मैं जब काटूंगा तो मुझे कोई ऑब्स्टेकल नहीं मिलेगा। तो ये 2 चीज तुम याद रखोगे। और दूर दूर रहना मतलब गैसियस स्टेट, अगर पूरा क्लोज है तो सॉलिड स्टेट, थोड़ा गैप है तो लिक्विड स्टेट, बहुत सारे गैप है तो गैसियस स्टेट। तो अगर मैं तुम्हारा कोई दोस्त का हाथ काटने जा रहा हूं, अगर मैं तुम्हारे दोस्त का हाथ को आयनाइज करने जा रहा हूं, तो मुझे तुम्हें वो दोस्त को और तुम्हारा वो जो दोस्त है उसको अकेला होना चाहिए, और तुम लोग जो है बहुत दूर दूर होना चाहिए, ताकि तुम आगे पहुंच नहीं सकते उसको रोकने के लिए। तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर आल्सो, मींस 2 वर्ड्स वी हैव टू फिक्स, वन इज आइसोलेटेड अकेला, एंड सेकंड वन इज गैसियस। अगर दूर दूर रहेगा मतलब क्या है, गैसियस। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, तो क्या क्या चीज हम फोकस करेंगे, 3-4 वर्ड है ना। एक है मिनिमम एनर्जी, है ना, और एक है रिक्वायर्ड, और एक है आइसोलेटेड, और एक है गैसियस है। और इलेक्ट्रॉन जाता कहां से है, वैलेंस शेल से, मतलब आउटर मोस्ट से जाता है। जैसे मैंने बोला सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, 2, 8, 1। यू कैनॉट रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट, यू कैनॉट रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेकंड ऑर्बिट, rather you can remove the electron from the third orbit, which is the outermost shell or the valence shell. So keeping all these assembled will prepare the definition. So the minimum amount of, बोल रहा हूं सुनो ध्यान से, जो मैंने बोला, जो मैंने समझाया वही बता रहा हूं। The minimum amount of energy required to remove one electron from the valence shell of an isolated gaseous atom is known as ionization energy. लिख देता हूं, क्लियर होगा, लिख देता हूं यहां पे, है ना। देखो डेफिनेशन, द minimum amount of energy required to remove an electron from the valence shell of an isolated
एंड गैसियस एटम। तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर लेता हूं। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम वैलेंस शेल आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी खर्चा होगा उस एनर्जी को हम उसका आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। यस, सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Take the screenshot of this one. Take the screenshot. Next देखो। अभी हम देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है और आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। तीन चीज हमारे सामने आएगा बेटा। और आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बोथ आर एब्रिविएटेड एज आई एंड पी, है ना। आयनाइजेशन एनर्जी हो या एंथैल्पी, है ना। एंथैल्पी ऐसा एक टर्म है, तुम बोलोगे सर एंथैल्पी क्या है, हम तो पहले सुने नहीं थे इसका वर्ड। एंथैल्पी एनर्जी सुने हैं और आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है। एंथैल्पी एक थर्मोडायनामिक कांसेप्ट है जो हम थर्मोडायनामिक चैप्टर में ही पढ़ेंगे, है ना। तो थर्मोडायनामिक चैप्टर में जब पढ़ेंगे इसको तो समझ में आएगा। अभी बस सोच लो एक हीट एनर्जी, एंथैल्पी जो है वो एक हीट एनर्जी है जब प्रेशर कांस्टेंट है ना। कोई भी चीज का एनर्जी रिलीज हो या ऑब्जर्व हो, रिलीज भी हो सकता है ऑब्जर्व भी हो सकता है ना। वो एनर्जी को अगर प्रेशर अगर कांस्टेंट है वो हीट एनर्जी को जो मेजर किया जाता है वो एंथैल्पी के टर्म में मेजर किया जाता है ना। तो देख लो, तो आयनाइजेशन एनर्जी में अगर लिखा है यहाँ पे, आयनाइजेशन एनर्जी अगर मैंने बोला तो जनरली ये होता क्या है, यूज किया जाता है पर एटम। और ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है बेटा, तो बोर्ड ब्लर दिख रहा है सर। ओके आया अभी? यस सर। ओके, तो आयनाइजेशन एनर्जी जनरली कैलकुलेटेड फॉर एटम, एक एटम के लिए कैलकुलेट किया जाता है। और आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कैलकुलेट किया जाता है पर मोल ऑफ एटम, मोल ऑफ एटम, ये जनरली कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन इरेस्पेक्टिव ऑफ द ऑल अगर ये ऐसे दे दिया, देख लो, अगर बोला गया आयनाइजेशन एनर्जी दे या एंथैल्पी दे, है ना, इक्वल्स टू लेट आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल्स टू 2 into 10 to the power minus 19, yes, जूल पर एटम, ऐसे लिख दिया, जूल पर एटम लिख दिया, है ना। तो अगर ये लिखा और ये अगर लिखा 2 into 10 to the power minus 19 जूल पर मोल, तो अगर ये मोल और एटम लिख दिया तो डिफाइन कर दिया ये एक एटम का एनर्जी, मतलब एक एटम का इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी। अगर ये मोल दे दिया मतलब ये एक मोल एटम्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कितना खर्चा होगा, है ना। जनरली बट इन जनरल इट इज यूज्ड फॉर पर एटम and it is used for mole of atom. What is mole? It is Avogadro's number और 6.022 × 10 to the power 23। जैसे मैं अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, देख लो कैसा क्वेश्चन आएगा। The ionization energy of an atom is 3 × 10 to the power minus 19 joule per atom. Calculate the ionization enthalpy of the, और calculate the ionization enthalpy per mole, ऐसे करके आ गया। तो क्या करेंगे, ये एक एटम का है, मोल पूछा है, एक एटम एक मोल में अवोगाड्रोस नंबर, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये लिखेंगे हम 6.022 × 10 to the power 23, ये हो गया एक मोल का, और 3 × 10 to the power minus 19 जूल, दिस इज द आंसर, जूल पर मोल लिख लेंगे। क्लियर सबको? क्लियर हो रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Screenshot. Yes, Take the sir. screenshot. Take the screenshot जल्दी।
ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम और एक क्वेश्चन लिखेंगे जो क्वेश्चन तुम्हारे जेई मेन में आ चुका है बेटा, है ना। देखते हैं कौन कर पाता है इसको। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, फिर इसको मैं इरेज करूंगा, तब तक तुम लोग सॉल्व करो। तो यहां पे मैंने लिखा यहां पे दिया गया एनर्जी एक्स, वो एक्स क्या है, ऑप्शन दिया मैं, आयनाइजेशन एनर्जी, बताओ। सब ब्लर हो गया। हाँ सर हो गया। सर सी ऑप्शन में क्या लिखे हैं? डेल एच ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन तुम लोग पढ़े होंगे बेटा 9th क्लास में। कोई भी सॉलिड को अगर डायरेक्टली अपने गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इसका हम बोलते हैं सब्लिमेशन। Yes. सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन, लिक्विड से गैस वेपराइजेशन एंड सॉलिड से गैस डायरेक्टली, तो सब्लिमेशन। मैंने बोला डेल एच, एच स्टैंड्स फॉर एंथैल्पी बेटा, एच स्टैंड्स फॉर एंथैल्पी। अभी इसको डिटेल्स में हम पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में पढ़ाया नहीं गया है। एच स्टैंड्स फॉर एंथैल्पी, डेल एच चेंज इन एंथैल्पी। जी मतलब एंथैल्पी क्या है? डेल एच। जल्दी बोलो। सर ई मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सर सी ऑप्शन में सर सी। सी होगा। एनी अदर आंसर? सी सर। सी। सी। हाँ, जल्दी बताओ। सी सर सी। सी होगा पक्का? लग तो रहा है। लग रहा है लगना नहीं है, कंफर्म बोलोगे तब होता है इंट्रांसपेरेंट, लगने से नहीं होगा बेटा। देख लो सब लोग। चलो ये ब्लर हुआ, मैं सामने आ जाता हूँ। ठीक हो गया? यस सर। हो गया? ओके, देख लो। तो अगर यहाँ पे मैंने लिखा होता Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, अगर मैं ऐसा लिखा होता तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी देने से ये चला जाता, क्योंकि बाय डेफिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड मतलब अकेला। सोडियम यहाँ भी अकेला है, देख लो सोडियम अकेला। कैसे पता चला? Na2 नहीं लिखे, Na3 नहीं लिखे, Na4 नहीं लिखे। O2 ऑक्सीजन आइटम अकेला नहीं है, 2 ऑक्सीजन आइटम है O2, लेकिन Na तो एक अकेला है ना बेटा, तो उसको आइसोलेटेड हो गया। बाय डेफिनेशन आइसोलेटेड होना जितना जरूरी है वो गैसियस होना उतना जरूरी है। वो आइसोलेटेड तो है, लेकिन देखो कौन सा फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म। तो डेफिनेशन को ही फुलफिल नहीं कर रहा है, डेफिनेशन को ही फुलफिल नहीं कर रहा। अगर मैं इसको बोलूं ये जो है ये वही नहीं है, देख लो राइट साइड में भी सेम, बट लेफ्ट साइड इज हियर इट इज इन सॉलिड फॉर्म, हियर इट इज इन गैसियस फॉर्म। तो बाय डेफिनेशन इट इज आइसोलेटेड, मतलब अकेला है, गैसियस फॉर्म है। अभी उसको अगर आयनाइजेशन एनर्जी दोगे देन ओनली इट विल बी रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन, ये रूल है। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया बेटा? यहाँ पे दे दिया ऐसे। तो इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे? देखो इसका सोल्यूशन क्या होगा, देखो जिनका नहीं हुआ वो लोग देखें। सबसे पहला काम है हमें Na सॉलिड को बेटा Na गैस में कन्वर्ट करना होगा।
क्योंकि जब तक वो गैस नहीं बनेगा ना तब तक हम कुछ भी कर ले वो इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो सकता। मैंने बोला था जब तुम्हारा दोस्त जिसका हाथ में काटने वाला हूं जब तक वो अकेला नहीं बैठेगा, है ना, और उसके दोस्त जो है काफी दूर अगर भागेंगे नहीं तब तक काटना मुश्किल हो जाएगा। तो सिमिलरली जब ये अकेला तो है ही, क्योंकि सोडियम Na2 नहीं लिखे, Na3 नहीं लिखे, Na लिखे, अकेला तो है। जब तक ये गैसियस फॉर्म नहीं होगा, ये सॉलिड दिया है बेटा, देखो सॉलिड, तो जब तक इसको हम गैस ना बना दे तब तक ये आयनाइजेशन एनर्जी देने से भी कुछ नहीं होने वाला है। तो ये जो प्रोसेस है सॉलिड टू क्या हो गया, गैस हो गया, इस प्रोसेस में हमें जो एनर्जी देना होगा वो होगा डेल एच सब्लिमेशन। बोला मैं एंथैल्पी, बोलोगे एंथैल्पी लेकिन है हीट एनर्जी। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अभी ये Na गैस बन चुका है, तो Na गैस अगर मैं लिखा यहाँ पे Na गैस, तो अभी अगर मैं इसको आयनाइजेशन एनर्जी दे दूं तो ये क्या बन जाएगा बेटा, Na प्लस इलेक्ट्रॉन। गेटिंग माय पॉइंट। अभी अगर मैं दोनों रिएक्शन को ऐड कर लेता हूं, ध्यान से देखो क्या हुआ, तो ये वाला पार्ट Na गैस, ये वाला पार्ट Na गैस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अभी तुम लेफ्ट ऐड करोगे, राइट ऐड करोगे, तो क्या हो गया बताओ, Na सॉलिड गिव्स Na प्लस इलेक्ट्रॉन। जब कभी भी दो रिएक्शन ऐड होता है उनका एनर्जी भी ऐड हो जाता है। तो अगर ये रिएक्शन दोनों ऐड करेंगे तब फिर कैंसिल होगा। अगर दोनों इक्वेशन को, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोला, इसको इक्वेशन 2 बोला, अगर इक्वेशन 1 2 ऐड किया तो एक राइट में एक लेफ्ट में है, तब तो कैंसिल होगा। जब मैं इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं तो इनका एनर्जी भी ऐड हो जाएगा। तो अगर ये बचा Na सॉलिड और ये बचा Na प्लस एंड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो डेल एच सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी। तो कहाँ पे है ये बेटा, ये बिल्कुल इनका है। लेकिन अगर मैं ये सॉलिड को देखो थोड़ा सा चेंज करता, मैं एस को अगर जी कर लेता, ध्यान से देखो इसको, अगर मैं एस को सिंपली जी कर लेता तो फिर तुम्हारा फर्स्ट आंसर करेक्ट होता, है ना। ऑप्शन सारे सेम होते, बस एस को मैं जी कर लेता, जी कर देता तो फिर ये तुम्हारा गैसियस फॉर्म में होता। आइसोलेटेड तो है ही, गैसियस है, जब आयनाइजेशन एनर्जी दे देते तो ये आयनाइज हो जाता, तो आंसर ये होता। जैसे यहाँ पे है, इस केस में ये गैस है, आइसोलेटेड है तो आयनाइजेशन एनर्जी निकल गया, लेकिन ये सॉलिड है तो हमें दो एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड से पहले गैस बनाएंगे, अभी गैस का आयनाइजेशन एनर्जी बनेगा। सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, सो अभी हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ आयनाइजेशन। अच्छा, आयनाइजेशन पोटेंशियल तो नहीं बोला, पोटेंशियल क्या होगा। आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल आर नियरली सिमिलर। पोटेंशियल मतलब जैसे हम कभी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, अभी तुम लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे उसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके, ध्यान से सुनो, अगर हम हीट एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं तो वी कैन यूज द टर्म आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं तो फिर वो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा। अगर हम हीट एनर्जी यूज कर रहे हैं तो रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल टू आयनाइज दैट इलेक्ट्रॉन, देन द टर्म लाइक आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी यूज्ड। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, मतलब पोटेंशियल यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, तो इसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल तो कोई पूछा क्या है आयनाइजेशन पोटेंशियल, हाउ विल यू डिफाइन? सो इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन वोल्ट, it is the amount of electrical energy in volt applied to remove an electron from the valence shell. बाकी पार्ट सेम है। it is a minimum amount of electrical energy in volt required to remove an electron from the valence shell of an isolated gaseous atom. बाकी सब सेम। तो अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हुआ then only we can say it as ionization potential, or else we'll say it as ionization energy or ionization enthalpy. क्या सबको क्लियर हो रहा है? क्या जो मैंने बोला सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ये तीन टर्म यूज होता है, तीन टर्म, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन एनर्जी जनरली एक एटम के लिए यूज होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली एक मोल के लिए यूज होता है, लेकिन ये दोनों टर्म यूज होते हैं जब हम हीट एनर्जी देते हैं तो रिमूव द इलेक्ट्रॉन। लेकिन पोटेंशियल आया, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, पोटेंशियल आया इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए।
तो जब तुम इसको लिखोगे आयनाइजेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड ऐसे बोलोगे, मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। लेकिन अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल लिख रहे हो, तुम इसको समझ गए हैं तो याद हो जाएगा, आपने कभी में लिख लेना। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन वोल्ट, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी in volt to remove one electron from the valence shell of an isolated gaseous atom is known as ionization potential. Okay, चलो देखो नेक्स्ट। तो क्या होगा देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। अभी कंपेयर करेंगे, है ना, आयनाइज करना है। तो ये सबसे पहले मैं एक कंसेप्ट में क्लियर कर, सोचो, ध्यान से सुनो। सोचो मैं न्यूक्लियस हूं, है ना, मैं न्यूक्लियस हूं और तुम लोग इलेक्ट्रॉन हो, और ये जो बेंचेस होता है ना क्लास में, बेंचेस फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, वो जो है तुम्हारे ऑर्बिट्स हैं। ओके, तो मैं न्यूक्लियस हूँ, तो ये फर्स्ट बेंच वाले स्टूडेंट्स जो हैं फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड बेंच वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो है सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन, ऐसे थर्ड बेंच में जो स्टूडेंट्स हैं वो है थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, और दरवाजा पीछे की तरफ से है, दरवाजा जो है रूम का दरवाजा जो है पीछे की तरफ से। तुम मुझे बताओ, और एक लड़का बाहर से आके बुलाया, एक फर्स्ट बेंच स्टूडेंट को बुलाया और एक लास्ट बेंच स्टूडेंट को बुलाया, तो कौन जल्दी जा सकता है? जल्दी बोलो, कौन जल्दी जा सकता है? यस, लास्ट वाला। मतलब अगर मैं न्यूक्लियस हूं तो न्यूक्लियस से जो जितना दूर है उसको निकालना बहुत इजी होगा। न्यूक्लियस से बहुत दूर मतलब साइज बड़ा, इसका मतलब साइज जिसका बड़ा है उसका इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है। कैसे? देख लो, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखा बेटा लिथियम, लिथियम में यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। मैं अगर बोला बेटा सीजियम, सीजियम में यहाँ पे लिया न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट एंड सिक्स्थ ऑर्बिट, तो ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन को होल्ड कौन करता है? एक टीचर होता है जो स्टूडेंट को क्लास में कंट्रोल करके रखता है। सिमिलरली वो न्यूक्लियस है जो इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करके रखता है। मुझे बताओ, यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन को निकालना है या तो ये वाला इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो जिसके ऊपर न्यूक्लियस का फोर्स कम होगा, न्यूक्लियस का फोर्स यहाँ पे इतना डिस्टेंस, यहाँ पे इतना डिस्टेंस, क्योंकि इनके अंदर अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन को बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, and which is denoted as kZd square by r square, kZd square by r square। तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनके अंदर फोर्स डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस ज्यादा तो इनके अंदर फोर्स कम, अट्रैक्शन फोर्स कम, अगर डिस्टेंस कम तो अट्रैक्शन ज्यादा। तो ये दोनों में से किसका इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा और किसका इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज्यादा इजी होगा? जल्दी बोलो। लिथियम का डिफिकल्ट होगा। लिथियम का डिफिकल्ट होगा और सीजियम का इजी होगा, क्योंकि इतना दूर है बेटा, ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, इतना दूर बैठा है, भगाओ उसको, थोड़ा एनर्जी खर्चा करोगे भाग जाएगा। लेकिन ये टीचर है बेटा, ये स्टूडेंट है, बगल में बैठा है, आसपास बैठा है, टीचर का पूरा आंखों का कंट्रोल रहेगा उसके ऊपर, पीछे कोई बैठा है जा सकता है। तो सिमिलरली इसका मतलब इसका साइज, सीजियम का साइज बड़ा है, इसीलिए इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम है। तो क्या कंक्लूजन मिला बेटा? आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। तो तुम लोग क्या है देखो, हम क्या करेंगे हर वो चीज में, जैसे मैंने 4 पैरामीटर में बोला, साइज बोला, आयनाइजेशन एनर्जी बोला, इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी बोला और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो पहला वाला साइज है उसके साथ हम सबको कोरिलेट कर लेंगे, ताकि तुम्हें साइज तुम समझ चुके हो लास्ट क्लास और उससे पहले क्लास में बता चुका हूँ। एक बार साइज के साथ कोरिलेट कर लेंगे तुम समझ जाओगे। तो तुम्हें करना क्या है, किसी का अगर आयनाइजेशन एनर्जी पूछा, तो इसका साइज देख लो, साइज बड़ा है तो आयनाइजेशन कम है, साइज कम है तो आयनाइजेशन भी बड़ा है। So this is the fact, you have to remember and you have to understand this one. And the most important part for this means अगर आयनाइजेशन एनर्जी में बोला factors, अगर मैं बोला factors affecting ionization energy, so these are mainly 2 factors. And the first factor is directly proportional, which is the stable electronic configuration. This is the first part, and this is most priority wala part. And the second one is inversely proportional to the size. So 2 factors are majorly working on this ionization energy. सबसे पहले अगर हम साइज को देख लिए तो साइज अगर बड़ा है, साइज बड़ा, भगाना इजी होगा ना, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब भगाना,
भगाएंगे, खर्चा करेंगे कम एनर्जी। जितना बड़ा साइज न्यूक्लियस उतना दूर, और दूर भागेगा तो दूर तो भागना ही है, इससे भी दूर भागना है, उससे भी दूर भागना है, लेकिन अगर कंट्रोल कम तो ऑब्वियसली चला जाएगा। जैसे तुम लोग हॉस्टल में रहते हो, लेट अस टेक टू एग्जांपल, टू सिचुएशन। तुम अपने घर पे रहते हो, एक तुम हॉस्टल में रहते हो, है ना, तो तुम्हारे पापा तुम्हारे सामने हैं घर में, तो तुम लोग बाहर जा सकते हो, मूवी के लिए जा सकते हो, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हॉस्टल में हो जा सकते हो। अगर हॉस्टल का कोई रूल नहीं है तो जा सकते हो, क्योंकि पापा नहीं है ना बेटा, तुम्हारे सामने न्यूक्लियस है ही नहीं। तो सेम थिंग इज एप्लीकेबल ओवर हियर। So if the size is more, then the distance between the nucleus and the valence electron is getting increased. The control over this electron is less. So with less energy, this can be removed out. But for this, we have to give more energy. So this is one of the factors, and this is another factor, that is stable electronic configuration. अगर कोई एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा है, मतलब स्टेबल है, स्टेबल में कौन है, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में तुम लोग पढ़े होंगे, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। अगर कहीं पे साइज, इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइज, अगर किसी का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो फिर उससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट होगा, तो फिर उसका आयनाइजेशन ज्यादा होगा। किसी कोई डाउट? क्लियर सबको? रेस्पॉन्ड करो। लास्ट में क्या बोले सर? मैंने बोला बेटा दोनों में हमें एनर्जी देना होगा, दोनों में हमें एनर्जी देना होगा। अगर हम साइज का बात करें, जितना बड़ा साइज होगा, न्यूक्लियस का पोजीशन तो फिक्स, बस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बदल रहा है, यहाँ पे नजदीक है, यहाँ पे बहुत डिस्टेंस में। तो यहाँ से यहाँ पे, और यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस न्यूक्लियस का कंट्रोल जो है बहुत कम है, क्योंकि डिस्टेंस है, फोर्स बताया मैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कंट्रोल कम। तो इसको रिलीज करना, रिमूव करना, उखाड़ फेंकना एक ही बात है, इजी है। तो साइज बड़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, हमें एनर्जी देना होगा। मतलब इसको अगर हम 5 एनर्जी दे देंगे, 5 किलो जूल, लेट होकर चला गया तो उसको हमें 50 किलो जूल देना पड़ेगा। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 10 टाइम्स होगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर मैं इसको 5 किलो जूल दिया, अगर निकल गया तो अभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 50 किलो जूल का एनर्जी चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ से इसके ऊपर कंट्रोल था ही नहीं, लूजली बॉन्डेड है, लूजली। लेकिन ये क्या है, टाइटली बॉन्डेड। रिमूव करेंगे तो उसको करना पड़ेगा। जैसे तुम्हारा एक दुबला पतला दोस्त है, उससे अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, हाथ को उखाड़ना है तो इजी होगा। अब मेरे जैसे ताकतवर है अगर कोई, तो डेफिनेटली मुझे ज्यादा एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा। ये है पहला फैक्टर जो है। लेकिन ये कभी कभी ये फैक्टर डोमिनेट हो जाता है, कौन सा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी इसका एग्जांपल बताया जाएगा तो समझ में आएगा। इसका ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, इरेज करो। देखो, तो अगर मैंने यहाँ पे बोला लिथियम से लेके सीजियम तक बोला, है ना, लिथियम से लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो अगर इनका मैं बोला आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बताओ क्या ऑर्डर होगा? So increases from left to right. लिथियम मोर देन सोडियम, ऐसे होगा ना? पहले साइज देख लो, downward साइज कैसे बढ़ रहा है बेटा, ऐसे डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, लास्ट क्लास डिस्कस किए थे। और यहाँ पे आयनाइजेशन साइज उल्टा है बेटा, Decreases. अगर लेस देन हो रहा है तो ग्रेटर देन होगा, काम खत्म। इतना क्या सोच रहे, सबको क्लियर है? इसको डालते हैं, फ्रांसियम है ना, तो उसको इलेक्ट्रॉन हटाएगा। फ्रांसियम को थोड़ा हीट दोगे, इलेक्ट्रॉन तो हटेगा नहीं, न्यूक्लियस हट जाएगा, रेडियो एक्टिव है। तो इतना तक ही देखते हैं। क्लियर हुआ? साइज बढ़ा बेटा, इसलिए हुआ। तो अभी हम आते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। क्या इतना बोलते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। क्या होगा आयनाइजेशन, जल्दी बताओ। सर कार्बन का सबसे ज्यादा होगा। कार्बन सबसे ज्यादा होगा, ओके, आगे बोलो। सर कार्बन का सबसे कम होगा। कार्बन का सबसे कम होगा, फ्लोरीन का ज्यादा होगा। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा। बस, क्या ऑर्डर होगा बताओ? ऑप्शन लिख दूं मैं, ऑप्शन लिख दूं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा?
कार्बन ग्रेटर देन नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन क्लोरीन, कार्बन लेस देन नाइट्रोजन लेस देन ऑक्सीजन लेस देन क्लोरीन, कौन सा? सर सेकंड वाला. The second option. Second. जेई मेन में आ चुका है बेटा ये क्वेश्चन. क्या है आंसर, क्या है बताओ? The second option. ठीक. सर सेकंड. ओके. साइज जो हुआ वो कार्बन का ग्रेटर देन नाइट्रोजन का, तो ग्रेटर देन ऑक्सीजन का, ग्रेटर देन क्लोरीन का. आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू साइज. सो कार्बन लेस देन नाइट्रोजन लेस देन ऑक्सीजन लेस देन क्लोरीन. हाँ, किनका है आंसर? नाम बताओ अपना. निखिल. किनका है? Sauradeep. सर और अर्नव. देता है Sir Ayusha. आयुषा, Shreyasri. श्रेयश्री. तो अभी कॉन्फिडेंस आया बेटा? कॉन्फिडेंस आया कॉन्फिडेंस कि तुम नहीं, आगे आप आगे भी. तोड़ देंगे दोबारा. सर आप तोड़ेंगे सर. अच्छा, तो कॉन्फिडेंस का क्या आता है जाता है ना. तो ये कॉन्फिडेंस ब्रेकर वाला क्वेश्चन था. ये था बेटा एक्सपेक्टेड. ये एक्सपेक्टेड था, मैंने बोला था अगर एक्सपेक्टेड तो होगा ही नहीं. चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं. तो कमिंग फॉर द नाइट्रोजन, कमिंग फॉर द ऑक्सीजन हैज 7 and 8 इलेक्ट्रॉन. तो अगर हम लिखेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखो, 1s2 2s2 बेटा 2p3. यहाँ पे क्या है? 1s2 2s2 2p4. अगर इलेक्ट्रॉन भर दिया जाए लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट ऑफ सेल में, देख लो बेटा 1 2 3. अगर यहाँ पे भर दिया जाए 1 2 3 4, है ना. तो मैंने बोला था हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल. बोला था नहीं बोला था? Yes, बोला sir, था ना. बोला था. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बोला था क्रोमियम और कॉपर का रेस्पेक्टिवली 3d4 और 3d9 होने वाले थे, क्योंकि हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल है. तो टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 4s सबसेल, वो 3d5 एंड 3d10 हुए थे. मैंने बोला था तब जब हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल. टेल मी, 2p का जो ऑर्बिटल है, 3 बॉक्स है, 3 ऑर्बिटल है. 2p जो सबसेल है उसका 3 ऑर्बिटल है, 2px 2pa 2pz. तो उसका जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन है? 2p3 है, 2p6 है. 2p6 फुल फील्ड, 2p3 जो है हाफ फील्ड. तो इन दोनों में से स्टेबल कौन? इन दोनों में से Nitrogen. स्टेबल कौन बता? यस, So nitrogen. Nitrogen. नाइट्रोजन स्टेबल है. मुझे बताओ, एक चीज कहीं पे स्टेबल है, वो स्टेबल को तुम उखाड़ना चाहते हो तो ज्यादा एनर्जी खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. खर्चा होगा ना. जैसे तुम मेरे क्लास में पूरा मतलब पूरा सेट पे हो, ट्यून बन गया, तुम बाहर जाना नहीं चाहते हो. जैसे दो सिचुएशन, एक स्टूडेंट है जो मेरे क्लास में बैठा है, उसको जाना नहीं है बाहर, वो बहुत बहुत मजा आ रहा है, कंसेप्ट पूरा समझ में आ रहा है. तो उसको कोई आगे बोला 10 रुपया दूंगा, चल बाहर नहीं जाना है. लेकिन अगर और एक स्टूडेंट बैठा है जिसको मतलब पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, यार क्या है सर इतना समझा रहे हैं, मेरे दिमाग से ऊपर जा रहा है, लेट ऐसे नहीं जाना चाहिए. लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो अगर सुनोगे तो कभी नहीं गया होगा, अगर नहीं सुने होंगे तो गया होगा. ओके. तो अगर उसको भी मतलब वो बाहर जाना चाहता है, उससे मम्मी बोली बेटा थोड़ा जाके सब्जी ले आना, ओके मम्मी भी जा रहे. मतलब क्या है? मतलब वो जाना चाहता था, वो अनस्टेबल है. तो अनस्टेबल से, अनस्टेबिलिटी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, स्टूडेंट को रिमूव करना बहुत ईजी है, तो लेस एनर्जी देना पड़ेगा. लेकिन स्टेबल अगर है तो कोई दोस्त तुम्हारा बोला 10 रुपया तू क्लास छोड़ के आ जा, नहीं जाना है. तो 100 नहीं जाना है, 1000 नहीं जाना है, 5000 जा. मतलब बोलने का मतलब ये है, अगर तुम अनस्टेबल होंगे 10 रुपया में चले जाओगे, तुम जाना चाहते थे. अगर तुम स्टेबल होंगे तुम्हें वहां से निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा, जहां पे 10 था वहां पे 5000 खर्चा करना. तो सिमिलरली ये स्टेबल है बेटा, ये स्टेबल है. तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना, इसका स्टेबिलिटी को तोड़ना
तो एनर्जी ऑब्वियसली खर्चा करेंगे, लेकिन इसकी तो खुद अनस्टेबल है, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना एक ही है। तो किसको हम ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, नाइट्रोजन को या ऑक्सीजन को, जल्दी बताओ। So nitrogen को नाइट्रोजन को देना पड़ेगा बेटा। टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ स्टेबल हाफ फिल्ड सबस्टेंस और ऑर्बिटल्स। पूरा क्लियर हुआ क्या बेटा? तो क्या आंसर होगा, देख लो क्या आंसर हुआ, आया समझ में? यस सर। Yes, sir. सर ये जो टेंट है ये पूरे नाइट्रोजन फैमिली में चलेगा? हाँ पूरा चलेगा बेटा। अगर मैं इसके नीचे लिखूं, बेटा, जैसे मैं इस तरह बोला, इसके नीचे सिलिकॉन, देन इसके नीचे फास्फोरस, इसके नीचे सल्फर, इसके नीचे क्लोरीन, क्या प्रॉब्लम? क्लियर हुआ? क्योंकि इसका अगर 2p3 है बेटा, देख ले, इसका 2p3 है तो फास्फोरस का 3p3 है, अगर इसका 2p4 है तो सल्फर का, तो अगर इसका 2p3 है, फास्फोरस का है 2p3, सॉरी 3p3, क्योंकि सेम रहेगा ना। अगर नाना पापा आंटी सब बीमार, तो आउटर मोस्ट में रेस्पेक्टिवली क्या होगा, 2p3, 3p3, 4p3, 5p3, 6p3, तो सब में तो p3 रहेगा ना बेटा। और अगर ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन में अगर 2p4 है तो उससे टिपो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, सब में 2p4, 3p4, 5p4। अल्टीमेटली हमें ये 2 से मतलब नहीं है, हमें p का इलेक्ट्रॉन से मतलब है, तो ट्रेंड सेम रहेगा ही नहीं रहेगा? सौरदेव, Yes, sir. बस वही लॉजिक। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, फिर कर रहा हूं मैं इसको। तो अभी हम क्या करेंगे, और एक क्वेश्चन देखें। जैसे मैंने बोला, इन बिटवीन बेरिलियम एंड बोरन वी चार्ज 1:2:2. मोर आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बोलना है, आयनाइजेशन एनर्जी बोलना है। 1:2:2 completely filled है उसका है 1:2:2 2p1, तो हाफ फिल्ड है, तो उसका ऑलरेडी कम है, तो आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम बड़ा है, पर बेरिलियम बड़ा है, बट 2:2 2p1 तो पूरा खाली है ना बे उसका। क्या आंसर होता पहले, एक्सप्लेनेशन बाद में? जल्दी। बेरिलियम ग्रेटर देन बोरन। इतना टेंशन लेने का जरूरत है ना, पहले साइज देखेंगे बेटा। बेरिलियम बोरन ऐसे ही रहता पीरियड में, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर 5। साइज लेफ्ट वाला का ज्यादा रहता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है उल्टा होने वाला है बेरिलियम बोरन। इतना बस। अभी क्या करना है, बिफोर कंक्लूडिंग, इतना तो मैं सोचना होगा हर केस में। बिफोर कंक्लूडिंग ये सोच लेना है बेटा, क्या इसका हाफ फील्ड फुल फील्ड तो नहीं है? ध्यान से देखो इसको। बेरिलियम का अगर हम लिखेंगे, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2, मतलब इसका लास्ट ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड। देन अगर बोरन का बात करें हम, तो 1s2 2s2 2p1, देख लो बेटा, ये ना तो हाफ फील्ड है ना तो फुल फील्ड है, ना तो हाफ फील्ड है ना तो फुल फील्ड है ना? क्लियर हुआ? अरे हुआ क्लियर? यस सर। Yes, sir. बेरिलियम का तो तो एक स्टेबल कौन है बेटा? स्टेबल, ये स्टेबल है बेटा। तो अगर इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइज जो ज्यादा स्टेबल है वो उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, मतलब ये स्टेबल ज्यादा, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी इसी का ही ज्यादा। तो बेरिलियम ग्रेटर देन बोरन, तो ये हुआ हमारा एक्सपेक्टेड।
मैंने बोला था जब भी मैं एक्सपेक्टेड लिखूं तो ये नहीं होगा, डोंट बी कंफ्यूज। सो द रियल इज दिस वन, दिस इज द एक्चुअल वन। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंट्रेंस के लिए, पूछ लेता है ऐसे। सर तो क्लियर हुआ इसका पूरा? बॉक्स में है सर, तो हम लोग तीनों बॉक्स में लिखना है, हाँ बेटा, हम लोग को तीनों बॉक्स में लिखना है सर। हाँ बिल्कुल देखना है ना। देख, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। मैंने क्या बोला, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोस्ट स्टेबल। तो अगर ये 2p है या तो p है, किसी का भी p है, इसका कैपेसिटी 6 है बेटा, तो ये स्टेबल, 2p 3 स्टेबल, इतना है। लेकिन ये क्या है, 2p 1 है ना, तो या तो सब में एक है, या तो सब में 2 है, तब जाके स्टेबल होगा। डन? ओके बेटा? सर इसमें एक नहीं लिख सकते दोनों बॉक्स में सर? क्या है? एक दोनों बॉक्स में नहीं लिख सकते हैं? क्या? और एक बार बोल, सुनाई नहीं दिया, और एक बार बोल। जो एक ही बॉक्स में जो दोनों इलेक्ट्रॉन को डालने हैं, उसको जब हम लोग 2 बॉक्स में एकत्र करके डाल सकते हैं? नहीं बेटा, ये एस है ना, एस का ऑर्बिटल एक ही होता है। एक एस के पास एक ही ऑर्बिटल होता है। देख, एस के पास एक ऑर्बिटल, पी के पास 3 ऑर्बिटल, डी के पास 5 ऑर्बिटल, और एफ के पास 7 ऑर्बिटल। जिसके पास जितना ऑर्बिटल हम उतना ही रखेंगे, हम चेंज नहीं कर सकते। एस has only 1 orbital and it has 2 electrons. Both the electrons will be in the same orbital. P has 3 orbitals. We are not putting the boxes. It is fixed one. S has 1 box, 1 orbital. SPDF. Number of orbitals are respectively 1, 3, 5, 7. Clear पूरा? Clear पूरा बेटा? यस सर। Okay. So ऐसे करके क्वेश्चन आता है। चलो मैं और एक क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, देखते हैं कौन बना पाता है। एमओ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, find out the decreasing order of ionization energy. बताओ। सर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम। डिक्रीजिंग ऑर्डर। यस सर। एनी अदर आंसर? Yes, sir. Magnesium, aluminum, sodium. ओके, एनी अदर आंसर? बेटा बहुत बच्चे हो, ट्राई करो। ट्राई नहीं करोगे तो नहीं होगा, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करते रहो। वंशिका, Sir, magnesium, aluminium, and sodium. ओके। राहुल कुमार, Satyam has given magnesium, aluminium, sodium. Okay, Purushottam respond. सब बना रहे हैं। Okay, Arosri, अर्पिता, देख लो। सबसे पहले मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे जो अप्रोच मैंने किया तुम लोग वैसे ही करो, है ना। मैंने पहले क्या किया, पहला फैक्टर साइज को लिया, लेकिन वो डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है, डोमिनेटिंग फैक्टर स्टेबल है, लेकिन पहले एक आइडिया आ जाएगा, एक अंदाज आ जाएगा क्या हो सकता है, फिर हम देखेंगे वेरिएशन क्या है। तो साइज को हिसाब से पहले देख लो और उसका उल्टा करके एनालिसिस कर लो, इतना तो पहले कर ही सकते हैं ना। तो देख लो साइज क्या होगा, लेफ्ट राइट घटता है कि नहीं घटता है। तो साइज अगर मैं बात करूं तो बेटा, तो ये सोडियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, ये साइज वाला वेक्टर है। काम खत्म, एनर्जी लिखते हैं, इतना क्या सोच रहे। तो अगर साइज ऐसे हो रहा है बेटा तो उल्टा कर लेते हैं ना, उल्टा कर लेते हैं ना बेटा। तो ऐसे सबके सबसे ज्यादा लग रहा है ये, सबसे कम यही लग रहा है ये, एक्सपेक्टेड हो सकता है बेटा, हो सकता है। और जब मैंने लिख दिया तो हो ही जाएगा, और क्या कर सकते हैं। तो सिमिलरली इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन देखेंगे बेटा, ये आउटर मोस्ट में 3s1 है, इसका आउटर मोस्ट में 3s2 है, इसका आउटर मोस्ट में 3p1 है। तो इसका एक ही बॉक्स होता है, एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक ही बॉक्स होता है, इसका जो होता है बेटा एक ही बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 बॉक्स होता है, 1 2 3।
लेकिन एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? और एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है देखो, इंटरेस्टिंग चीज है बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, और बोरन जो है इसके नीचे है, किसके नीचे? बोरन के नीचे है एल्यूमिनियम, तो उल्टा तो हो ही जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा यही है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो होने वाला था ये, तो क्या हो जाएगा बता जल्दी, क्या हो जाएगा बेटा? एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा? अच्छा एल्यूमिनियम से ज्यादा हो जाएगा ये, तो मैग्नीशियम देन एल्यूमिनियम देन सोडियम। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ऐसे सबसे ज्यादा किसका हो रहा है? एक्सपेक्टेड में एल्यूमिनियम का हो रहा था, बिकॉज ऑफ लेस साइज। जब ना तो सोडियम ना तो एल्यूमिनियम जो स्टेबल दिए, और इस सबसेल के पास हाफ फील्ड सोचना नहीं है, बार बार बोल दे रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाफ तुम सोचोगे क्या? देखो डी का D10 सोचोगे, D5 सोचोगे, उसके बाद सोचोगे P6 P3, लेकिन S2 सोचोगे, S1 नहीं सोच सकते। S1 मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो रिमूव करना इजी हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो पहले तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्सपेक्टेड यही है, लेकिन मैग्नीशियम देखो जैसे ये दोनों में से कैसे हुआ, एक्सपेक्टेड था बोरन ज्यादा, लेकिन हुआ किसका ज्यादा? बेरिलियम का। बस यही दोनों पलट जाएंगे बेटा, यही दो यहाँ पे आ जाएगा एल्यूमिनियम, यहाँ पे चला जाएगा मैग्नीशियम। तो सबसे पहले कौन हो गया? मैग्नीशियम। उल्टा लिख दिया मैं, मतलब वही आंसर सेम है, बस मैंने इसको इंक्रीजिंग किया था, डिक्रीजिंग कर दिया। तो सबसे ज्यादा हुआ मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन सोडियम। क्लियर हो रहा है सबको बेटा? सोडियम Clear हो रहा है? हाफ फील्ड सर। मैं बोला ना बेटा, वो हाफ फील्ड सिर्फ P और D में होता है, S में नहीं होगा। S में अगर कहीं पे S1 है ना बेटा, टोटल आउटरमोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैंने न्यूक्लियस बोल दिया, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, अगर ये टोटल, अगर तुम्हें बोला पोटेशियम है या सोडियम बोल दिया, सोडियम में क्या होगा? 2 8 1। अगर एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो ऑक्टेट रह जाएगा। अगर एक जाने के बाद ऑक्टेट हो रहा है तो सोचेगा ना भाग जा, अगर ये जाने के बाद इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ये ऑक्टेट स्टेबल हो गया, तो वो भगाना चाहता है तो इजी हो जाएगा। तो हाफ फील्ड फुल फील्ड सिर्फ डी में, पी में सोचना, और एस में सिर्फ फुल फील्ड सोचना, हाफ फील्ड नहीं सोचना। नहीं हाफ फील्ड, क्योंकि हाफ फील्ड मतलब S1, वो हाफ फील्ड तो है लेकिन S1 मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ऑक्टेट हो गया 8, हाईली स्टेबल। अगर कोई स्टेबल है उससे निकालना डिफिकल्ट है, अगर कोई जाने के बाद स्टेबिलिटी हो रहा है तो बहुत इजी होगा, भाग इसको भगा देगा। ये जब चला जाएगा ना, जब देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था, अभी ये वैलेंस शेल में था, अगर ये इलेक्ट्रॉन भाग जाता है ना, अभी 2 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा 8, ऑक्टेट, हाईली स्टेबल, तो इसको भगाएगा वो। तो हाफ फील्ड वाला कॉन्सेप्ट S1 में नहीं होता है, वो P में, D में होता है। हाफ फील्ड फुल फील्ड सब में होता है, S में, P में, D में, लेकिन हाफ फील्ड सिर्फ D और P में होता है, क्योंकि S1 कहीं पे अगर S1 है ना बेटा, तो फिर ये एक ही इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट पे भगा देंगे, ऑक्टेट हो जाएगा। इसलिए ये भगाना चाहता है, अगर कोई चाहता है तो थोड़ा एनर्जी देने से भाग जाए, तो ये तो कम हो गया ना फिर, तो इसलिए ये आंसर होगा। आई थिंक सत्यम हैज गिवन द करेक्ट आंसर। यस, ओके। सौरदेव क्या आंसर दिया था बेटा तू? तो पहले मैंने ही दिया था। अच्छा तू दिया था पहले, ओके, नो इशू। तो सौरदेव करेक्ट, और कोई अर्नब भी दिया था शायद, ठीक है। हाँ, आई थिंक वंशिका has also given. Yes, So, sir. yes, take the screenshot of this one. Take the screenshot of this one. हो गया? तो जो लोग बोलते थे ना, जैसे कभी कभी तुम्हारे पेरेंट्स भी पहले उनके जमाने में साइंस पढ़े होंगे, वो तुम्हें बोले होंगे केमिस्ट्री जो है हिस्ट्री है, मुझे जैसे मेरे टीचर भी बोले थे, अभी तुम्हें समझ में आ रहा होगा। और ये इनऑर्गेनिक चल रहा है, सोचो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मैकेनिज्म है, कंसेप्ट है, ये तो इनऑर्गेनिक है। जब इनऑर्गेनिक भी इतने सारे चीज समझना है, जेड इफेक्टिव से लेके साइज, रेडियस का कंपैरिजन, इतने सारे कंसेप्ट है, सोचो कितने सारे कंसेप्ट होगा, है ना। बहुत मेहनत करना पड़ेगा बेटा। अच्छा, तुम लोगों का कमिंग ट्यूसडे एक एग्जाम होगा, ट्राई कर रहे हैं हम, तब तक अगर ये चैप्टर खत्म हो गया तो हो जाएगा, बिफोर 2 days आई विल इन्फॉर्म यू। अगर होता है तो पीरियडिक क्लासिफिकेशन का 1 घंटा का एग्जाम होगा। सबको क्लियर हो रहा है? रेस्पॉन्ड करो, Yes, sir. रेस्पॉन्ड करो।
कमिंग ट्यूसडे, मतलब जैसे सैटरडे तक, आज मंडे हुआ, फिर ट्यूसडे, सॉरी मंडे होगा, फिर थर्सडे सैटरडे, 3 दिन हमारा क्लास है। अगर सैटरडे के अंदर सिलेबस हो गया देन ट्यूसडे देयर विल बी एग्जाम। वो टाइम सब कुछ बता दिया जाएगा। ऑल ऑफ यू यू हैव टू डाउनलोड वन पर्टिकुलर ऐप। जो बाकी जो बच्चे हैं वो तो डाउनलोड किए होंगे और कुछ बच्चे नहीं किए होंगे, वो सारे चीज में ग्रुप में बताऊंगा तुम्हें। डाउनलोड करोगे उस ऐप में, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद तुम्हें जो सर हैं वो परमिशन देंगे, ऐड हो जाओगे, फिर उसके बाद एग्जाम देना। ठीक है, अगर सिलेबस सैटरडे हो जाता है तो फिर तुम्हारा एग्जाम ट्यूसडे होगा। तुम लोगों का एग्जाम मैंने आज तक इसीलिए नहीं किया था कि तुम लोग थोड़ा आदत नहीं हो ना एग्जाम देने के लिए, अभी आदत हो गया, अभी से रेगुलरली एग्जाम चलेगा। मतलब मंथली हम मिनिमम 2 एग्जाम, मैक्सिमम 4 एग्जाम करेंगे। ओके, अरे क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. यस सर। एग्जाम होने वाला है पीरियडिक क्लासिफिकेशन का, ये प्रॉपर्टीज का अगर सैटरडे हो जाता है तो एग्जाम होगा, तो इसीलिए पढ़ाई शुरू कर लो। और वो सारे मार्क्स जो है तुम्हारे पेरेंट्स को भेज दिया जाएगा। इसीलिए तुम्हें लगेगा सर क्या मैं तो ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं तो कर रहा हूँ मैं बोल के करता हूँ, है ना। पीठ पीछे करने से इसको ब्लैकमेल बोलते हैं। मैं तुम्हें डरा रहा हूँ, ओके डरा रहा हूँ, क्या तुम सोचोगे हम तो डरते नहीं अपने पेरेंट्स से, है ना। क्लियर हुआ? अपना जो सेल्फ रेस्पेक्ट होता है उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। ट्राई करो कि तुम ही टफ कर लो, सब तो टफ नहीं कर सकते। कंपटीशन देखते हैं कौन टफ करता है। ठीक है सौरभ? यस सर। कितना घंटा पढ़ता है घर में? सर पढ़ता हूँ, अभी तो सर कुछ दिन का पढ़ाई बर्बाद हो गया। क्यों बर्बाद हो गया बेटा? सर स्कूल का बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहा था, बोर्ड ही कैंसिल हो गया। कभी पढ़ाई बर्बाद नहीं होता है बेटा। अपना जो पढ़ाई, जो अपना ज्ञान वो कहीं कोई नहीं लेता है ना। तो इसीलिए पढ़ाई कर, क्या दिक्कत है, जितना पढ़ सकता है क्या है। बायोलॉजी पढ़ना पड़ा सर। क्या क्या पढ़ना पड़ा? बायोलॉजी पढ़ना पड़ा सर मुझको। क्या प्रॉब्लम है? पढ़ाई कहीं नहीं जाता, आगे चल के वही बायोलॉजी तरह जनरल नॉलेज में आएगा। डे टू डे लाइफ में जिनको थोड़ा बायोलॉजी थोड़ा बहुत ज्ञान होता है वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, थोड़ा बायोलॉजी ज्ञान है ना तो इसलिए पढ़ाई कभी कोई भी पढ़ाई कर लो, तुम हिस्ट्री में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, अपना ज्ञान कहाँ जाएगा। सब लोग रेडी रहो, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो है, अच्छा नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखो। बहुत टाइप का मैं बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा एल्यूमिनियम, है ना। तो एल्यूमिनियम में बेटा आउटर मोस्ट में टोटल तो 13 इलेक्ट्रॉन है, 13 कैसे रहता है, 2 8 1 करके रहता है। तो अगर हम इसको आयनाइजेशन एनर्जी दे देंगे बेटा, मतलब थोड़ी गैस फॉर्म है, तो ये बन जाएगा एल्यूमिनियम प्लस, है ना। देखो वैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन है वो सारे रिमूव हो सकते हैं, अगर वो 3 या तो उससे कम है पूरा निकाल सकते हैं। 5 देखो जैसे ऑक्टेट होना है, क्यों वो इलेक्ट्रॉन जाता है, लॉजिक आते ही इलेक्ट्रॉन जाता क्यों है, ध्यान से देखो इसको मैं बता देता हूँ। जैसे तुम बोलोगे सर हम तुम सोडियम का बात करते हैं तो हम निकालने का ही बात क्यों करते हैं, देखो तो 11 इलेक्ट्रॉन रहता कैसे है, 2 8 1, जब तक ये इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मैंने बोला था इसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हर वो एटम के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, ऑर्बिट तो इनफाइनाइट है, लेकिन आउटर मोस्ट हम किसको बोलते हैं, वो लास्ट ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को मैं निकाल दूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, निकालने के बाद क्या होगा, 2 8 अभी ऑक्टेट हो गया। हर कोई ऑक्टेट के लिए काम करता है, चाहे बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ने वाले हैं वो सारे ऑक्टेट के लिए काम करते हैं, कुछ लोग डुप्लेट के लिए काम करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होने के लिए हीलियम जैसे स्टेबल है। ये तो जनरली बाकी नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन राइडन सब में जैसे 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट वही आया, मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता तो फिर ये जो है अपना ये ऑक्टेट हो जाता है। इसीलिए जैसे ये वैलेंस सेल है, ये थर्ड ऑर्बिट है, फिर भी वैलेंस सेल है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद, एक इलेक्ट्रॉन चले जाने के बाद क्या होगा, ये वैलेंस सेल हो जाएगा, ऑक्टेट हो जाएगा, स्टेबल। तो इसलिए हो जाता है। लेट मैंने बोला सल्फर 16, तो ये 2 8 6 है ना, 2 8 6, तो यहां से हम 6 इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते हैं बेटा, रादर इट विल एक्सेप्ट 2। यहाँ पे ये -1 इलेक्ट्रॉन किया, एक निकाल के 2 8 किया, इसको 6 नहीं निकाल सकता है ना बेटा, इसलिए इसको ये 2 ऐड कर लेगा ताकि ये 2 8 8 हो जाए। अल्टीमेटली उसको आउटर मोस्ट में ऐड करना है, चाहे अपने सेल को डिक्रीज करके करें या तो उसी सेल में ऐड कर ले, बराबर हो।
बराबर इफेक्ट है ये बेटा, दोनों में से कोई भी चलेगा। लेकिन जैसे मैंने बोला तुम्हारे पास 301 रुपीज है, 301 रुपीज या तो 101 रुपीज, मैंने बोला तुम्हारे पास 100 और मल्टीपल ऑफ 100 होना चाहिए, वो चिल्लर विल्लर मुझे नहीं चाहिए। तुम क्या करोगे, अपना 1 रुपया किसी को दे दोगे, यार ले ले यार, सर बोले चिल्लर नहीं रहेगा तो 100 का नोट रहे। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास अगर 199 है, तुम 99 किसी को नहीं दे दोगे, तुम रादर क्या बोलोगे, यार 1 रुपया दे दे मुझे, मैं 200 का नोट, 100 का 2 नोट बना दूं, सर बोले थे मल्टीपल ऑफ 100 चाहिए। समझ में आ रहा लॉजिक? समझ में आ रहा लॉजिक? Yes, Yes. sir. मतलब अगर तुम्हारे आउटरमोस्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, 1 है 2 है या 3 है, तो जा सकता है, रिमूव कर सकता है। लेकिन अगर 5 6 7 है तो रिमूव नहीं करेगा बेटा, वो रादर वो एक्सेप्ट करेगा। 4 होने से 2 पॉसिबिलिटी है, निकाल भी सकता है, ऐड भी कर सकता है, बीच में है वो, है ना। अगर आउटरमोस्ट में 1 2 3 है, वो आयनाइज होंगे, मतलब बाहर जाएंगे, आउटसाइड भगाएंगे उसको। अगर 5 6 7 जैसे यहाँ पे 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, क्योंकि एक साथ 6 नहीं निकाल सकते ना, 1 निकालेंगे, फिर उसमें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेम थे। देखो मेरे हाथ को, पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम थे, जब तुम 1 इलेक्ट्रॉन को भगा दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन कम हो जा रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जा रहा है, फिर अभी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन को और भी अट्रैक्ट करेगा। जैसे मैंने बोला मेरे क्लास में 4 बच्चे बैठे हैं, है ना, 4 बच्चे बैठे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच, थर्ड बेंच, फोर्थ बेंच पे 4 बच्चे बैठे, है ना। तो एक लड़का भाग गया, मैं घूम के लिखा तो भाग गया, अभी मेरा कंट्रोल और बढ़ जाएगा। अभी नेक्स्ट जो आएगा तो उसके लिए एनर्जी ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, फिर वो चला गया, फिर और एक आया, तो मैं अभी पूरा अलर्ट हो जाऊंगा, मैं घूमूंगा, मैं ऐसे घूमूंगा तो फिर वापस घूम जाऊंगा। हाँ तो नहीं गया ऐसे करके, तीनों जा चुके हैं, फिर अभी वो जाना चाहेगा, कभी नहीं जा सकता, क्योंकि पूरा कंट्रोल हो जाएगा। वो तो 3 की बात है, 3 तक जा सकता है बेटा, लेकिन 4 5 6 इलेक्ट्रॉन कभी रिमूव नहीं हो सकता है, रादर ये ऐड कर। तो यहाँ पे क्या है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, सॉरी मैंने इसको 1 लिख दिया, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट में। तो अगर तुम आयनाइजेशन एनर्जी दोगे तो ये, इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी 1 बोलेंगे। जहां पे आउटर मोस्ट शेल में मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन है बेटा, उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी 1 2 3 ऐसे यूज किया जाता है। क्या है आयनाइजेशन एनर्जी 1? मतलब जो पहला इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी खर्चा हुआ उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी 1 बोलेंगे। मतलब अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन तुम्हारे इसके पास हो जाएगा 2 8 2 हो जाएगा बेटा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन जा चुका है बेटा, 3 था, अभी 2 बचा है, क्योंकि 1 जा चुका है, तब इसको आयनाइजेशन एनर्जी 1 बोलेंगे। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फिर से एनर्जी देंगे, क्योंकि मैंने बोला था अगर 1 2 3 है, तीनों इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो फिर हम आयनाइजेशन एनर्जी 2 देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, Al2+ हो जाएगा बेटा, और इसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा 281। अभी फिर से 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है ये, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको फिर से आयनाइजेशन एनर्जी 3 देंगे, तब ये हो जाएगा Al3+, जिसमें हो जाएगा 2 8, और ये 8 ऑक्टेट हो चुका है। अभी कुछ भी एनर्जी दे दो, फिर यहाँ से एनर्जी निकालना बहुत मुश्किल होगा, है ना। तो यहाँ तक ये रहेगा। तो यहाँ पे कितना एनर्जी यूज हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2, आयनाइजेशन एनर्जी 3। तो माय क्वेश्चन इज आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2 एंड आयनाइजेशन एनर्जी 3 में रिलेशन क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी। यस Sir, ionization energy 1 is less than ionization energy 2 is less than ionization energy 3. पहला इलेक्ट्रॉन जाने के बाद देखो, अल्टीमेटली मैं और एक चीज में क्लियर कर देता हूँ जिनको कंफ्यूजन हो रहा। इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है ना आउटसाइड, ऑर्बिट में घूम रहा है, उसको कंट्रोल करने वाला है, पकड़ के रखने वाला न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस का कौन सा चीज उसको पकड़ के रखता है, वो है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस का चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना वो पकड़ के रखेगा, उससे रिमूव करना डिफिकल्ट होगा। यहाँ पे रिलेटिव न्यूक्लियर चार्ज इज 0, यहाँ पे +1, मतलब न्यूक्लियस बिकम्स पावरफुल। इसके न्यूक्लियस से इसका न्यूक्लियस पावरफुल हो गया, क्योंकि चार्ज बढ़ गया बेटा, और न्यूक्लियस का चार्ज प्लस ही होता है, रिलेटिव चार्ज। ऐसा नहीं कि इसका न्यूक्लियस न्यूट्रल है, न्यूट्रल नहीं है, लेकिन जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, तो रिलेटिव चार्ज इज 0, नेट चार्ज इज 0। लेकिन इस केस में पावरफुल हो गया, This becomes more powerful. तो जितना प्लस बढ़ता जाएगा उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना उतना डिफिकल्ट होगा, तो उसका एनर्जी उतना ही बढ़ेगा। तो द आंसर इज दिस वन। क्या ये सबको क्लियर हुआ? क्या ये सबको क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेरा और एक क्लास है। बाय बाय ऑल। स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो।